युद्ध की इति हो गई, रणभू श्रमित सुनसान, गिरि शिखर पर थम गया है डूबता दिनमान। देखते यम का भयावह कृत्य, अंध मानव की नियति का नृत्य, सोचते इस बंधुवध का क्या हुआ परिणाम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम। दोस्तों, बात हो रही है भारतीय इतिहास की एक कालजयी घटना, कलिंग के युद्ध की। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए यह काफ़ी स्वाभाविक है कि मैं इतिहास की बातें करूं, इतिहास के प्रति मेरा झुकाव हो, परंतु साथ ही हर एक व्यक्ति को इतिहास को एक विषय नहीं बल्कि एक परंपरा के रूप में लेना चाहिए, यह मेरा विश्वास है। अपने इसी सोच और विश्वास के तहत मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं भारतीय इतिहास की घटनाओं से जो प्रमुख घटनाएं हैं आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। और उसी क्रम में आज चर्चा मैं कर रहा हूं कलिंग के उस महान युद्ध की, जिस युद्ध ने बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीय इतिहास यूँ तो अनेक गाथाओं से भरी पड़ी है, लेकिन शुरुआत करने के लिए शायद कलिंग के युद्ध का इससे बेहतर और कोई विषय नहीं हो सकता है। जब मैंने सोचा कि मैं एक श्रृंखला की शुरुआत करूं जिसमें मैं इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचय करवाऊंगा, तो अनायास ही मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आईं। मैंने सोचा कि कौन सी वह घटना होगी जिससे कि मैं अपनी इस श्रृंखला की शुरुआत करूं, और फिर मुझे कलिंग के युद्ध से बेहतर घटना शायद प्रतीत नहीं हुई, और इसीलिए आज मैं ये लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। भारतीय इतिहास ही नहीं अपितु विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग का युद्ध। 261-62 ईसा पूर्व लड़ा गया यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक महान के द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। आखिरी युद्ध इसलिए भी था क्योंकि इसके बाद सम्राट अशोक की जीवन की दिशा का ही परिवर्तन हो गया। क्या था कलिंग युद्ध, क्यों आखिर अशोक ने इस युद्ध को लड़ा और इतिहास में क्यों इसका इतना महत्व है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि पे कि कलिंग के युद्ध के पीछे क्या कारण थे। कतिपय कारण थे इसके पीछे। सबसे पहले तो सम्राट अशोक उस महान मौर्य साम्राज्य से आते थे जिनकी स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो खुद एक चक्रवर्ती सम्राट थे, इतिहास में जिनका स्थान है, उनके गुरु चाणक्य का एक सपना था कि भारत अखंड भारत बने, और उस सपने को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रयास किया कि वह कलिंग विजय करें, लेकिन इस प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुए उनके पुत्र बिंदुसार, उन्होंने भी प्रयास किया, मगर उनके प्रयासों में भी सफलता उन्हें नहीं प्राप्त हुई। और जब सम्राट अशोक मगध के साम्राज्य बने, जब इन्होंने राजगद्दी संभाली, उसके बाद अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया कि अपने कुल की गरिमा को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, कैसे उस महान चंद्रगुप्त मौर्य के श्रेणी में खुद को स्थापित करें। और इसके लिए एकमात्र उपाय बचा था कि जिस अधूरे स्वप्न को चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ गए थे, वो अखंड भारत का स्वप्न, वो कलिंग विजय का स्वप्न, उसे अशोक पूरा करे, और इसलिए अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। इसके दूसरे कारण भी थे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कलिंग विजय मगध के लिए काफी आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाले, दक्षिण प्रदेश की ओर जाने वाले जितने भी सड़क और समुद्री मार्ग थे, सब पर कलिंग का अधिकार था, और बिना कलिंग विजय किए व्यापारिक लाभ उधर से नहीं लिया जा सकता था। तीसरी बात यह थी कि दक्षिण पूर्व देशों से बेहतर संबंध तभी स्थापित हो पाते जब कलिंग विजय का सपना साकार होता। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण थी, सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा, जिस वक्त कलिंग की युद्ध लड़ी गई, उस समय कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन। सम्राट अशोक ने अनंत पद्मनाभन को एक संदेश भेजा, पत्र लिखकर भेजा कि वो कलिंग का विलय मौर्य साम्राज्य में कर दे, लेकिन अनंत पद्मनाभन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।
क्योंकि कलिंग एक स्वाभिमानी राष्ट्र था। वो कभी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई विदेशी आक्रांता है। उस समय तो भारतवर्ष विभिन्न राज्यों में बटे हुए थे, तो अशोक कलिंग के लिए विदेशी ही हुआ, तो कोई दूसरा कलिंग पर अधिकार करे यह उनको उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। नतीजा 261-62 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग विजय का अभियान की शुरुआत की। यह भयंकर लड़ाई लड़ी गई सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच, जिसमें काफी लोग हताहत हुए। एक आंकड़ों के अनुसार, इतिहास में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, कलिंग की तरफ से लगभग 1.5 लाख सैनिक इस युद्ध में सम्मिलित हुए, तो वहीं मगध की तरफ से 1 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भागीदारी की। लगभग दोनों तरफ मिलाकर 1 लाख लोग मारे गए। इसमें 1.5 लाख के करीब लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया और लाखों लोग घायल हुए। इतने बड़े रक्तपात के बाद सम्राट अशोक एक दिन शिविर में जब बैठे थे, तो उन्हें अचानक खबर मिली कि सम्राट अनंत पद्मनाभन की मृत्यु हो गई है। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की मृत्यु अशोक के लिए एक सुखद समाचार थी, क्योंकि जो स्वप्न अशोक ने देख रखा था उतने पहले से कलिंग विजय के लिए वो अब पूरा होने का वक्त आ चुका था। अपने लाव लश्कर के साथ अशोक कलिंग के दुर्ग की ओर बढ़े। उन्होंने मगध के सैनिकों से कहा कि हे वीर सैनिकों, अब वक्त आ गया है जिसके लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, और चलो अब हम दुर्ग पे आक्रमण करेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। इतिहासकार बताते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब वो दुर्ग के पास पहुंचे, दरवाजे को खुलवाया गया, तो कलिंग में एक पद्मा नाम की राजकुमारी थी। वो स्त्रियों के सेना के सामने अशोक के सम्मुख खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं इस आक्रांता की दास्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी, और जब तक एक एक स्त्री जीवित है कलिंग की, तब तक कलिंग अशोक के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इतने बड़े रक्तपात के बाद भी कलिंग वासियों के इस उत्साह को देखकर अशोक आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने कहा कि जो देश की औरतें इतनी वीर होंगी, उस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इस भीषण रक्तपात को देखने के बाद अशोक के मन में युद्ध के प्रति विरक्ति पैदा हो गई। अशोक ने सोचा कि आखिर क्या मिला इतने लाखों लोगों की हत्या करके, और इतना बड़ा प्रभाव डाला कलिंग के युद्ध ने अशोक के मन पर कि अशोक ने युद्ध का मार्ग ही त्याग दिया और बुद्ध की शरण में वो चले गए। यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि यही वह युद्ध था जिसने भारत में युद्ध की समाप्ति की और बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त किया। इसके बाद संपूर्ण जीवन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के उपदेश को प्रचारित और प्रसारित करने में लगवा दिया। अपने सारे संसाधन, अपने सारे धन का उपयोग सम्राट अशोक ने इस बात में लगा दिया कि बुद्ध के धम्म के उपदेशों को लोगों तक, विदेशों तक पहुंचाया जाए। घोषणा कर दी अशोक ने कि भविष्य में वह कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ सभी देशों से उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और युद्ध की परंपरा का अंत किया गया। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान ने अगर कोई भी कर्म किया हो तो प्रायश्चित उसका करना पड़ता है। हालांकि अशोक ने बुद्ध के मार्ग को अपना लिया, मगर इसका प्रायश्चित यह हुआ कि आने वाले दिन में, चूंकि अशोक ने जितने रक्तपात किए थे उसके प्रायश्चित स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया आने वाले दिनों में। मगध की सेना, चूंकि अहिंसा की नीति स्वीकार की जा सकी थी अशोक के द्वारा, अशोक ने यह घोषणा कर दी थी कि अब वह कोई युद्ध नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे मगध की सेना युद्ध करने की कला भूल गई। सेना कमजोर पड़ने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि यह साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो एक तरफ सम्राट अशोक को महान की उपाधि तो मिली, लेकिन उसने जो कुकृत्य किए थे बुद्ध की शरण में जाने से पहले, उसके परिणाम स्वरूप उसके संपूर्ण साम्राज्य का पतन हो गया। साथियों, इतिहास हम केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि यह एक कहानी है, बल्कि इतिहास को एक परंपरा कहने के पीछे अर्थ ये है कि हम इससे सीखें। इतिहास आखिर है क्या? इतिहास वर्तमान और भूत के बीच में वह सीढ़ी का काम करता है जिस पर चढ़ के हम भविष्य का सफर तय करते हैं।
साक्षी रहा है इतिहास इस बात का कि जब भी कोई घटना घटी है उसके दूरगामी परिणाम हुए हैं। जब भी व्यक्ति ने कोई कर्म किया है उसके बहुत सारे परिणाम न केवल उसे झेलने पड़े हैं बल्कि उनसे जुड़े काफ़ी लोगों को झेलने पड़े हैं। ये सीख देता है हमें कि हम कोई भी कर्म करने से पहले यह विचार अवश्य करें कि क्या यह कर्म मानव हित में है। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास को एक परंपरा के रूप में पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर क्यों भारत की यह दुर्गति हुई हमें कैसे पता चलेगा? इतिहास के द्वारा। तो मेरा यह विचार है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी व्यवसाय के हों, उनका यह नैतिक दायित्व है कि वो अपने इतिहास की जानकारी रखें। और इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास, ये इतिहास के आईने से मैंने ये श्रृंखला की शुरुआत की। अगली बार अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी दूसरी कहानी के साथ भारत के इतिहास के किसी दूसरे प्रकरण को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।